थोड़ा जल्दी स्पीक कर लीजिए, आप बहुत आवाज आ रही है आपके यहाँ से। ठीक है सर, एक सेकेंड। मंगलाचरण करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोके सवसानम् प्रमाणादर्थ संसेदे तदा भाषातिपहरेय इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयसा। जैन प्रमाण शास्त्र है, उसकी चर्चा अपनी यहाँ पर चल रही है। प्रमाण का लक्षण जो विविध आचार्यों ने बनाया है, उसको समझने के बाद उनमें क्या क्या चीजें कॉमन रही हैं, उसको अपन यहाँ समझ रहे हैं। उस क्रम में अभी तक क्या क्या पॉइंट्स कवर किए हैं, बताइए आप लोग। फर्स्ट पॉइंट ज्ञानात्व, सेकंड स्व पर प्रकाशित, थर्ड निर्णय निश्चयात्मकता। हाँ, 3 पॉइंट्स कवर हुए। मीनिंग हुए। सब संशय भी हो गया। वो चौथा थर्ड पॉइंट में भी। आएगा ना, व्यवसाय में। हाँ, फोर्थ अलग से यहाँ पर संशय आदि दोषों से रहित उसका स्वरूप है ना। ये 4 पॉइंट जो है वो अपने यहाँ पर हो चुके हैं। तो जैन दर्शन में ना इंद्रियों को प्रमाण माना गया है, न इंद्रिय और पदार्थ से होने वाला जो सन्निकर्ष है उसको प्रमाण माना गया है। जैन दर्शन में ज्ञान को प्रमाण माना गया है ना। वो ज्ञान कैसा होना चाहिए? स्वपर प्रकाशक होना चाहिए। होना क्या चाहिए? वो ज्ञान का स्वभाव है ना, स्वरूप है कि वो स्व और पर दोनों को ही जानता है। दोनों में से एक को भी जाने तो वह ज्ञान का सच्चा स्वरूप नहीं है, उसमें दोष आएंगे। ठीक है। फिर वह निश्चयात्मक होना चाहिए, निर्णयात्मक होना चाहिए। और उसी में ही ये बात गर्भित है कि वो संशय, विपर्य, अनत्यवसाय, इन तीनों दोषों से रहित होना चाहिए। इतनी चर्चा हमारी यहाँ पर हो गई थी। अब अविसंवादकता जो है, वहां से अपन को पढ़ना है। अगला जो ज्ञान है वो और कैसा होना चाहिए, इसको देखते हैं। पूरा पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी आप लोगों को कठिन भी पढ़ेंगी, तो थोड़ा स्किप भी करेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे भी, मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। चलिए, आप लोगों ने पुस्तकें मंगाई ली हैं तो उसमें से अभी आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 73 पर जो फिफ्थ पॉइंट है, उस पर अपन चर्चा करने वाले हैं कि वह जो ज्ञान है वो अविसंवादकता, अविसंवादक होना चाहिए। ठीक है, देखिए, समझते हैं इसको। भट्ट अकलंक ने अविसंवादक ज्ञान को भी प्रमाण कहा है। लघी त्रय में अविसंवादक शब्द तथा अष्टशती में अविसंवादी शब्द का प्रयोग इसकी पुष्टि करता है। अविसंवादक शब्द का ग्रहण भट्ट अकलंक ने बौद्ध दार्शनिक धर्म कीर्ति से किया है। ठीक है, तो जो बुद्ध फिलोसोफर हुए हैं धर्म कीर्ति, उन्होंने भी सर बीच में डिस्टर्ब कर अविसंवादक। रही हूँ। मेरे पास अभी किताब नहीं है, तो आप अगर शेयर भी करें तो और आसान रहेगा मेरे लिए नहीं, आगे मेरे पढ़ने। पास हार्ड कॉपी है, इसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं है। अच्छा, ठीक है, फिर कोई बात नहीं। धर्म कीर्ति ने प्रमाण लक्षण इस प्रकार दिया है। प्रमाण अविसंवादी ज्ञानम, न अविसंवादी ज्ञान ही प्रमाण है, वह विसंवाद से रहित होना चाहिए ना। विसंवाद का अर्थ आगे यहाँ करेंगे। वास्तव में देखिए, अविसंवादी जो है वो, चाहे अविसंवादी कहें, चाहे निर्णयात्मक कहें, निश्चयात्मक कहें, व्यवसायत्मक कहें, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से ही संबंधित है। तीनों, संशय आदि दोषों से रहित होना,
अविसंवादी होना और निर्णयात्मक होना, निश्चयात्मक होना, व्यवसायत्मक होना। अविसंवादी शब्द जो वस्तु जैसी जानी गई है वैसे प्राप्त होने के अभिप्राय को सूचित करता है। तो अविसंवादी है ना, मतलब क्या, जैसी वस्तु है वैसा ही जानना। ठीक है, जैसी वस्तु है वैसा ही उसको उसी प्रकार से जानना, ये क्या है, अविसंवादी है। और जैसी वस्तु है वैसा ना जान करके अन्य प्रकार से जानना, है ना, वह क्या है, वह विसंवादी पना है। जबकि भट्ट अकलंग ने अविसंवादकता को निश्चयात्मकता के अभिप्राय में स्वीकार किया है। अविसंवादकत्वं च निर्णयायत्वं तदा भावे भावात् तदा भावे च भावात्। अर्थात अविसंवादकता निश्चयात्मकता के अधीन है। ठीक है, तो वही अर्थ हुआ कि अविसंवादक पने का अर्थ है निश्चयात्मक पना, निर्णयात्मक पना। ठीक है, उसमें निर्णय होना चाहिए। निश्चयात्मक होने पर ही अविसंवादकता होती है, निश्चयात्मकता के अभाव में नहीं। प्लस निश्चयात्मकता के साथ साथ एक चीज और भी समझनी होगी कि वो सही निश्चय होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि विपरीत निश्चय तो विपर्य में भी होता है, फिर भी उसको निर्णयात्मक नहीं कहा जाता, है ना, उसको अविसंवादी नहीं कहा जाता। अविसंवादकता का दूसरा अर्थ भी लघु अस्त्र में प्राप्त होता है। एक और दूसरा अर्थ है अविसंवादकता का, वो क्या है, ये बहुत सुंदर अर्थ है, इसको समझिए। इसमें दो चीजें गर्भित की हैं। मैं संस्कृत में पढ़ता हूँ, मजा आएगा आपको। प्रमाणांतरा बाधेन बाधनम पूर्वा पर अविरोधाश अविसंवाद। क्या अर्थ है? प्रमाणांतर अबाधनम, प्रमाण बिना अंतर बाधा। माने अन्य प्रमाण से, ठीक है, जो जाना जा रहा है वो किसी अन्य प्रमाण से अबाधनम माने बाधित नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है? जैन दर्शन में ज्ञान को प्रमाण माना गया है। ठीक है, ज्ञान को प्रमाण माना गया है, उस ज्ञान के भी कई भेद हैं। जैसे शुरुआत में आप देखें तो मति शुत आदि 5 भेद हैं। ठीक है, परोक्ष ज्ञान की चर्चा में जाएंगे, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये सब क्या है, ये भी है। तो अविसंवादक पने का अर्थ ये है, ये सभी लोग ध्यान से सुनना, ये की पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि आपके पेपर्स में ये चीज मिसिंग होती है। ठीक है, आप लोग अच्छा लिखते हैं, बट कई बार जो चीज होनी चाहिए वो नहीं होती है, और उसके एडिशनल मटेरियल बहुत होता है। अब जैसे आप अविसंवादक पने की हेडिंग लिखेंगे तो उसमें ये लिखना चाहिए कि एक तो अविसंवादक का अर्थ निर्णयात्मक, निश्चयात्मक है। ठीक है, दूसरा उसका जो अर्थ किया गया है वो है कि पहला, प्रमाणांतर से अबाधित होना चाहिए, अन्य प्रमाणों से बाधित नहीं होना चाहिए। इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जिसे जान रहे हैं, जिसे जाना जा रहा है, वो किसी दूसरे प्रमाण से बाधित हो। ख्याल में आ रहा है? तो प्रमाणांतर, प्रमाणांतर माने अन्य जो प्रमाण के भेद हैं, अन्य जो प्रमाण हैं उनसे अबाधनम, बाधित नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मति शुद्ध ज्ञान का विषय है, जो उसको जान रहा है, उसका निर्णय कर रहा है, अवधि ज्ञान उससे वह बाधित हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगम की जो बात है, आगम जो कही गई है वो अनुमान से बाधित हो। ये नहीं है ना, इसको अच्छा नहीं समझा जाता, इसको बढ़िया नहीं समझा जाता, है ना। इसको प्रमाण अंतर बाधित समझा जाता है कि वो दूसरे अन्य प्रमाणों से क्या है, बाधित है। और कैसा होना चाहिए? पूर्वा पर अविरोधाश्च, कि वह पूर्वा पर विरोध से रहित होना चाहिए। पूर्वा पर अविरोध, पूर्वा पर समझते हैं कि पूर्वा पर क्या होता है? पूर्वापर का अर्थ होता है कि पहले कही हुई बात का, पूर्व माने पहले, अपर माने बाद में,
तो पूर्व में कही हुई बात का अपर में कही हुई बात से कंट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, सेल्फ कंट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। वह जो ज्ञान है वो कहीं ऐसा ना हो कि आप पहले कुछ और बोलें और अभी कुछ और बोलें। ठीक है, होता है ना, जैसे जगत में भी कई लोग ऐसे होते हैं, उनके स्टेटमेंट्स बदलते रहते हैं, पहले कुछ बोलेंगे बाद में कुछ बोलेंगे। ऐसे लोगों के बारे में अपन लोगों का भी क्या परसेप्शन होता है, उनको कैसा मान करके चलते हैं कि भैया इनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी बोल देंगे, है ना। अधिक बोलने उनका वाले भरोसा प्राणी जो नहीं है, किया जा सकता। हाँ, अधिक बोलने वाले हैं भैया, वो तो उनका मुंह चलता रहता है, वो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, पहले कुछ बोल देंगे बाद में कुछ और बोल देंगे, है ना। तो पूर्वा पर अविरोध, कि पूर्वा पर विरोध से रहित होना अविसंवाद है। तो अविसंवाद के दो अर्थ समझ में आए। ये कहाँ है, लघु अस्त्र में आचार्य अकलंक ने कहा, भट्ट अकलंक ने कहा। दो बातें क्या क्या हैं बताइए, आप लोग रिपीट करिए। तीन बातें हो गई वैसे ज्ञान तो। से बाधा नहीं होना चाहिए। नहीं, अभी जो हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसकी, उसमें दो ती, बातें कौन सी। असंबद्ध एक निश्चयात्मक या निर्णयात्मक है, पहला मीनिंग। दूसरा हम्म मीनिंग अन्य प्रमाणों से बाधित नहीं होना चाहिए, सेल्फ हम्म कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होना चाहिए। और तीसरा। पूर्वापर नहीं, देखिए, प्रमाणांतर अबाधन, जो प्रमाणांतर से बाधित नहीं होना चाहिए, ये अलग है। अगर मैं अलग आपसे है। ओवरऑल कहूँ ना तो तीन है, ठीक है, इसको आप अच्छे से यस, समझ तीन ही लो, लिखा है मैंने, हाँ। है ना। लेकिन अभी हम यहाँ पर दो की चर्चा कर रहे हैं। एक अविसंवादक वाला जो है निश्चयात्मक, उसको तो हम देख चुके हैं, उसको समझ चुके हैं, ठीक है। वो धर्म कीर्ति का है, बौद्ध दार्शनिक जो धर्म कीर्ति है, ये उन्होंने अर्थ किया है। पहला जो अर्थ है अविसंवादक का, निर्णयात्मक निश्चयात्मक, ठीक है, वह उससे थोड़ा संबद्ध है, उससे संबंधित है। अकलंक देव ने जो अविसंवादक का अर्थ किया है वो क्या किया है, वो दो अर्थ किए हैं। वो कौन कौन से दो अर्थ हैं। फर्स्ट तो अन्य प्रमाणों से बाधित नहीं होना चाहिए, और हम्म सेकंड वाला सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूर्वापर बहुत अविरोध। बहुत विरोध सुंदर, से बाधित है। बहुत सुंदर। ठीक है, सभी को ये शब्द, क्योंकि मुझे पता है आप ये शब्द ही, कई आप में से ऐसे लोग होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे, है ना। ये प्रमाण अंतर अबाधन, ये क्या है प्रमाण अंतर, है ना। तो मैंने इसको सरल समझाने की कोशिश की, मैंने अन्य प्रमाणों से। और जो पूर्वा पर अविरोध, है ना, पहले कही हुई बात का बाद में कही हुई बात से विरोध नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। इवन हमारे आचार्य भी ग्रंथ लिपिबद्ध करते वक्त इस चीज को ध्यान में रखते हैं। और आप लोग जो रिसर्च पढ़ रहे हैं ना, आप लोगों को रिसर्च में अगर कहीं पर ऐसा पूर्वा पर विरोध दिखाई देता हो, माने मोटे मोटे तौर पे कभी कभी लगता है ना कि यहाँ यह भी क्या कह रहे हैं, यहाँ तो इससे अलग कह रहे हैं, है ना। कभी तो बोलते हैं मति शुद्ध ज्ञान आदि ये पांच प्रमाण, ये प्रमाण है। कभी कहते हैं स्मृति प्रत्यय विज्ञान, कभी कुछ, तो ऐसा कभी कभी लगता है। अगर आप भी कभी पढ़ेंगे, गहराई में जाकर के पढ़ेंगे, तो कदाचित आपको भी ऐसा भ्रम हो सकता है कि जिनवाणी में, आगम में, शास्त्रों में ऐसा ये पूर्वा पर विरोध है। ठीक है, क्योंकि ये पूर्वा पर विरोध जो है ना, ये इसको बहुत बड़ा दोष माना जाता है। और जब कभी भी खंडन किया जाता है ना किसी भी पर मत का, है ना, तो उनके शास्त्रों में ये जो पूर्वा पर विरोध वाली बातें हैं, उनको प्रस्तुत की जाती है कि देखिए आप एक जगह तो ऐसी बात कहते हैं, दूसरी जगह ऐसी बात कहते हैं। एक जगह तो ब्रह्मचर्य पालन करने का कहते हैं, दूसरी जगह कहते हैं कि पुत्र के बिना गति नहीं होगी, है ना। तो ये क्या है, ये पूर्वा पर विरोध है, कि पहले तो कुछ कहते हैं बाद में कुछ और कहते हैं, है ना। इस तरीके से इसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो अविसंवादक माने प्रमाण जो होना चाहिए वो किसी दूसरे प्रमाण से बाधित नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब आप स्मृति, है ना, प्रत्यभिज्ञान, है ना, अथवा साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष अथवा अन्य प्रत्यक्ष जो है, उससे कोई विषय जान रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे किसी प्रमाण से बाधित हो, प्लस वह अपने आप में ही सेल्फ कंट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। और एज ए रिसर्चर जब आप रिसर्च करेंगे ना, तो आप इन पूर्वा पर विरोध प्रतीत जो होते हैं, माने लगते हैं हम लोगों को कि ऐसा पूर्वा पर विरोध है, उसका आप समाधान भी कर सकते हैं। तो ये भी एक रिसर्च का टॉपिक होते हैं कि सामान्य तौर पर देखने पर ये दोनों विरोधी से लगते हैं,
बट गहराई से विचार करने पर ये अविरोधी है। वो कैसे अविरोधी हैं उसी को प्रूफ करना, है ना, तर्क से, युक्ति से, ये भी रिसर्च का काम होता है, ये भी रिसर्च में किया जाता है। तो अपनी जैन फिलोसफी से रिलेटेड जो रिसर्च की जाती है ना, उनमें ये सब चीजें शामिल होती हैं। अन्य प्रमाणों से बाधित ना होना तथा पूर्वापर अविरोध होना भी अविसंवादितता है। जो ज्ञान अन्य प्रमाणों से बाधित ना हो तथा पूर्वापर अविरोधी हो, वह अविसंवादक है। ठीक है, इसको अपन ने समझ लिया, शब्द का अर्थ आपको ख्याल में आया होगा। सिद्धसेन सूरी ने भी न्यायावतार में प्रमाण लक्षण कहते हुए बाध विवर्जित पद का प्रयोग किया है, जिसका अभिप्राय भी यही है कि जो ज्ञान स्वपर अवभाषक होने के साथ अबाधित हो, वही प्रमाण है। और अवभास का अर्थ सिद्धसेन के वार्तिककार शांति स्वरूप ने व्यवसायत में निशान, ठीक है, वही है। तो कुल मिला के ये मूल मुद्दे की बात इतनी सी है कि जो प्रमाण है वो अविरोधी होना चाहिए, उसमें विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध कई तरीके के होते हैं, ना तो वो किसी दूसरे प्रमाण से विरोधी होना चाहिए और ना ही पूर्वापर विरोधी होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि वह जो ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान तो है, लेकिन सम्यक ज्ञान होना चाहिए। बताइए सम्यक ज्ञान का क्या अर्थ होता है? जो वस्तु जैसी है वैसी ही जानना। बताइए। मेरी आवाज नहीं आई क्या? हाँ हाँ आ गई, इसके अलावा और कुछ? अच्छा नहीं, बस ठीक है, मैं सोची नहीं आ रही। सो वो मिथ्या नहीं होना चाहिए यानी। हम्म। तत्वों का ज्ञान रखना किसी वस्तु का सम्यक ज्ञान कहलाता है। और बताइए सम्यक ज्ञान क्या है? सही ज्ञान होना पदार्थ का। हाँ, चलिए। सर जैन। संशय पर अन्य व्यवसाय से रहित ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान कह सकते हैं ना। बहुत अच्छे हैं। देखिए सम्यक ज्ञान के, इसको आप लोग याद रखिएगा, मेरे को तो जानना। जैन दर्शन में सम्यक ज्ञान के दो कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग अर्थ निकलते हैं, है ना। एक मोक्ष मार्ग के प्रकरण में हम्म। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। कभी पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने, स्मृति में आ रहा होगा कदाचित, है शुरुआत ना। करना सर। हाँ, तो वहाँ जो सम्यक ज्ञान है वो एक कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, वो मोक्ष मार्ग का एक कॉन्टेक्स्ट है। एक है जब हम लॉजिक की बात करते हैं, न्याय शास्त्रों की बात करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में सम्यक ज्ञान। और दोनों ही सम्यक ज्ञान के अलग अलग अर्थ होते हैं। ठीक है, क्या क्या अलग अलग होते हैं, आप लोग विचार करिए, हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, इसको और डिटेल में हम आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए आइए पहले इसको देखते हैं। 74 पेज नंबर पर सम्यक ज्ञानता जो है, समंत भद्र की आप्त मीमांसा में तत्व ज्ञान को तथा विद्यानंद की प्रमाण परीक्षा में सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा गया है। ठीक है, तो आप्त मीमांसा में तत्व ज्ञान को प्रमाण कहा, है ना, और प्रमाण परीक्षा में सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा। न्याय दीपिका जो ग्रंथ है उसमें भी सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा है, वो शायद आगे आने वाला है, देखिए। अष्ट सहस्त्री में विद्यानंद ने मिथ्या ज्ञान अर्थात विपर्य एवं संशय आदि का व्यवच्छेद होने के कारण तत्व ज्ञान को प्रमाण माना है। अब आप देख रहे हैं, एक ही प्रमाण को अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके से कहा है। और एज ए रिसर्चर ये आपका काम होता है कि आप देखें कि किस आचार्य ने किस दृष्टि से कहाँ कहा है, उसका क्या अर्थ है और उससे क्या चीज समझ में आता है। आपको अर्थ समझ में आ रहा है? अब रिसर्च कैसी होती है थोड़ा इससे आइडिया लग रहा होगा, है ना। पहले तो हमने सामान्यतः सभी जो प्रमाण के लक्षण है उनको देखा, फिर किस में क्या कहा गया है, किस में किस पर विशेष बल दिया गया है, उसको देखा। अब ये भी खोजने का विषय है कि वहाँ जो तत्व ज्ञान है और दूसरी जगह जो सम्यक ज्ञान है, क्या ये एक ही है या अलग अलग है।
एक है तो किस दृष्टि से एक है, अलग है तो किस दृष्टि से अलग है। ठीक है, तो ये सब सोचना पड़ता है। और सिर्फ सोचना नहीं पड़ता है ना, आपकी आपका चिंतन जो होना चाहिए वो किसी ठोस चीज के आधार से होना चाहिए, है ना। देखिए, इसी प्रकार प्रमाण परीक्षा में भी आचार्य विद्यानंद ने स्व एवं अर्थ के व्यवसायत्मक ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा है। अब सम्यक ज्ञान की देखो अलग अलग परिभाषाएं हैं। उनका कथन है कि जो ज्ञान स्व एवं अर्थ का व्यवसायत्मक नहीं होता वह सम्यक ज्ञान नहीं होता। जो स्व और पर को नहीं जाने वो सम्यक ज्ञान ही नहीं है। ख्याल में आ रहा है। तो सम्यक ज्ञान क्या है? जो स्व और पर को जाने, निर्णय करे। कैसे निर्णय करे? संशय विपर्य एवं अनध्यवसाय से रहित। न्याय दीपिका में अभिनव धर्मभूषण भी सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं तथा सम्यक पद से संशय विपर्य एवं अनध्यवसाय का परिहार करते हैं। ठीक है। सम्यक ज्ञान में जो सम्यक शब्द है वो संशय विपर्य और अनध्यवसाय इन तीनों दोषों से रहित होने के अर्थ में। यहाँ पर स्पष्ट करने योग्य है कि मोक्ष मार्ग में जो सम्यक ज्ञान पद का प्रयोग होता है वह आंतरिक दृष्टिगत मिथ्यात्व के क्षय उपशम और क्षय उपशम से प्रकट होने वाले सम्यक दर्शन पर निर्भर करता है। देखिए, थोड़ा बहुत यहाँ टच किया। मोक्ष मार्ग के प्रकरण में जो सम्यक दर्शन सहित जो सम्यक ज्ञान हो। अच्छा, पहले मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का क्या स्वरूप है थोड़ा बोलेंगे आप लोग, मैं समझ लूं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कब प्रकट होते हैं, कैसे प्रकट होते हैं, थोड़ा बहुत बताइए ना। सब लोग अपने अपने इनपुट दीजिए। पूजा, तुम भी तैयार हो? बताइए। तो सम्यक दर्शन होने के बाद ही ज्ञान और चारित्र में होता है। कितने बाद? 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, कितना टाइम, मैंने कैसे? तो टाइम नहीं है वो तो, हुआ जब हो सकता है, लेकिन उसके वो कब होता है ये नहीं पता, लेकिन होने के बाद टाइम नहीं लगता है सर। अच्छा, मैं बाकी सब लोगों से पूछ रहा हूँ, बताइए कितना समय लगता है? 1 दिन लग जाता है? प्रोसेस है, सरकारी काम है, कैसा काम है, कितना समय लगेगा उस हिसाब से तैयार। आप लोगों को करना है कि नहीं करना है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति तो करनी है ना, उसके बिना तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा ना। सोचिए। ये तो कभी सोचा ही नहीं। पूजा बताओ। कोई आइडिया ही नहीं। क्या प्रश्न क्या है? सम्यक ज्ञान बताना या कोई और प्रश्न है? वही प्रश्न है। नहीं तो दिन की क्या बात है? बोलिए, किसी को कुछ बोलना है? कोमल अंतर जी ने, मुहूर्त लिखा है। हाँ कोमल जी ने क्या लिखा है? ये अंतर अंतर मुहूर्त। मुहूर्त एक समय। अंतर मुहूर्त और ब्रैकेट में एक समय। क्या अंतर मुहूर्त और एक समय एक ही है? नहीं। नहीं, फिर इसका अर्थ तो मुझे समझ नहीं आया। तो उन्होंने उत्कृष्ट और जघन्य पकड़े थे। चलिए, बताइए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे होते हैं, कब होते हैं, कितने समय बाद होते हैं, क्या थोड़ा बहुत तो कुछ आइडिया दीजिए। चलिए, मैं बता देता हूँ, नहीं, यहाँ क्लियर पर करते न्याय हैं। और इसके संबंध में अंतर किया जा सकता है, प्रमाण और सम्यक ज्ञान के संबंध में। यहाँ पर जो सम्यक ज्ञान है और प्रमाण में जो सम्यक ज्ञान है, उन दोनों में अंतर है। और उसके अंतर को इस तरह किया जा सकता है कि न्याय के लिए जब हम सम्यक ज्ञान की बात करते हैं तो वो बाह्य पदार्थ के लिए भी मतलब अधिक बल देता है, ऐसा मुझे लगता है। और जब हम मोक्ष मार्ग के लिए सम्यक ज्ञान की बात करते हैं तो उसमें अंतर पर जोर अधिक है कि अंतर स्वयं को, आत्मा को, स्वयं को जानने का
जब हम स्वयं बहुत को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, तो सब कुछ जान लेते हैं। तो उस दृष्टि से हम समझ सकते हैं कि मोक्ष मार्ग का सम्यक ज्ञान अलग है और प्रमाण के लिए अलग है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोमल जी ने भी देखो यहाँ पे लिखा, तत्वों का ज्ञान होने पर सम्यक ज्ञान होता है। तत्वों पर श्रद्धा रखना ही सम्यक दर्शन है। ठीक है, चलिए। तो तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन है, आप जानते हैं। सबसे पहले ये जान रखिए, ये ज्ञान रखिए कि सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान हो जाता है। सम्यक माने इसमें समय भेद नहीं है। ठीक है, अंतर मुहूर्त तो बहुत बड़ा है, टाइम पीरियड है। ठीक है कोमल जी, अंतर मुहूर्त में नहीं। आपने ब्रैकेट में जो एक समय लिखा था, वो एक समय भी नहीं लगता। एक्चुअल में वो सेम समय है, उसी समय है ना। एक समय भी एक तरीके से अपने जैन दर्शन में एक काल की गणना है, तो वो भी अगर हम वो मानेंगे तो वो गैप गैप दिखेगा, गैप नहीं है ना। कोई इंटरवल से नहीं होता है कि ये पहले हो गया उसके बाद ऐसा होगा। सम्यक दर्शन के होते ही सही सम्यक सम्यक ज्ञान हो जाता है। सम्यक दर्शन के साथ जो सम्यक ज्ञान होता है ना, वहां जो सम्यक ज्ञान होता है वो कब होता है? तो अभी आपने पढ़ा, यहाँ लिखा है कि जैसे ही दर्शन मोहनीय कर्म का, दर्शन मोहनीय कभी सुना है, पढ़ा है आप लोगों ने कभी इस कर्म के बारे में? हाँ, चलिए, नहीं सुना सर, होगा। हाँ, किस किस पेपर में पढ़ा था? आपके कर्मा थेरी में पढ़ा था। हाँ और तत्वार्थ में पढ़ा। हाँ, ठीक है, दोनों ही जगह पढ़ा था ना। तत्वार सूत्र में भी पढ़ा था, इसको कर्मा थ्योरी में भी पढ़ा था। दर्शन मुनि क्या करता है? ऐसा कोई सिस्टम सम्यक होना चाहिए दर्शन ना कि होने आप नहीं लोग देता नहीं है बताओ सर तो वो। नंबर काटने के, पुराने पेपर के। सम्यक दर्शन होने नहीं देता, उसमें बाधा डालता आपके है। मिथ्या मिथ्या दर्शन जो है, मिथ्या हाँ। दर्शन करता है। सम्यक मतलब सम्यक नहीं रहने देता दर्शन को, यानी समझ को। श्रद्धा गुण का घात करता है, कोमल जी लिख रहे हैं। यस। हम्म, चलिए। तो दर्शन मोहनीय जो है, वो जो श्रद्धा गुण है, जो निर्णय का काम करता है, उसके विपरीत परिणमन में निमित्त होता है और सम्यक श्रद्धा का घात करने में निमित्त होता है। चलिए, अभी डिटेल में उसकी चर्चा नहीं करूंगा मैं। दर्शन मोहनीय कर्म का जब उपशम, क्षय और क्षयोपशम होता है, ये कभी तीनों सुने हैं? जी, सुने होंगे ना। अर्थ पता है? अभी मैं पूछूंगा आपने नहीं, मुझे सुनाए पता हैं। है। अभी मुझे पूछूंगा नहीं उपशम क्या है, क्षयोपशम क्या है, क्षय क्या है, बट आपको याद होना चाहिए। हाँ, नहीं, ठीक है, सिंपल बता ये सकते तो हैं। पता है। उपशम दबा देना, क्षय मतलब पूरी तरह नष्ट करना। हम्म, और शेफ्टम मीन्स वो और क्षय उपशम मतलब कुछ नष्ट होते हैं और कुछ दबते हैं। बाकी। सिंपल भाषा में। ठीक है, चलिए। तो जब दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम क्षय क्षयोपशम होता है, तब क्या होता है? आत्मा में सम्यक दर्शन होता है। कौन सा सम्यक दर्शन होता है? अगर उपशम हुआ तो औपशमिक सम्यक दर्शन होता है, क्षयोपशम हुआ तो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन होता है, और क्षय हुआ तो क्षयिक सम्यक दर्शन होता साइड है। समझ। ठीक है, ये सब आपका, आपको पता होना, ये सब प्रीवियस नॉलेज है आपकी, कोई नया नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। जैसे ही दर्शन मोहनीय का क्षय क्षयोपशम उपशम होने पर औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षयिक सम्यक दर्शन होता है, उसके साथ साथ, है ना, एट द सेम टाइम, आत्मा में ज्ञान गुण का सम्यक रूप परिणमन भी होता है, जिसको सम्यक ज्ञान कहा जाता है। सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है। जब तत्वार्थों का सही निर्णय हो गया, तो निश्चय और व्यवहार सम्यक दर्शन। अब तो आपको निश्चय और व्यवहार से थोड़ा बहुत परिचय हो ही गया होगा, है ना, और परिचय हो ही जाना चाहिए, मास्टरी हो जाना चाहिए। क्योंकि आप इसको दो दो पेपर्स में कवर कर रहे हैं। आप इसमें प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल तो आप एपिस्टेमोलॉजी में समझेंगे, निश्चय क्या होता है, व्यवहार क्या होता है ना, निश्चय के भेद क्या हैं, अशुद्ध निश्चय नए, शुद्ध निश्चय नए, वगैरह वगैरह, व्यवहार के भेद क्या हैं, सद्बुद्ध व्यवहार नए, असद्बुद्ध व्यवहार नए, उपचरित अनुपचरित, ये सब भेद जो है, ये सब थ्योरेटिकल आप एपिस्टेमोलॉजी वाले पेपर में अच्छे से देखेंगे। लेकिन आप लोग प्रैक्टिकल समय सार वाले पेपर में भी देख रहे होंगे, टेक्स्ट में देख रहे होंगे कि वो कैसे बार बार
लाते हैं कि ये निश्चय से कथन है, ये व्यवहार से कथन है। स्तुति वाली चर्चा हो गई, निश्चय स्तुति व्यवहार स्तुति। वही अभी वही होने वाली बहुत है अभी। मजेदार चर्चा है, बहुत। आप लोग को याद हो तो मैंने शायद, मुझे लगता है मैंने शायद प्रीवियस क्लास में आपसे कभी कभार ऐसा डिस्कस किया है ना। व्यवहार स्तुति, निश्चय स्तुति। तो वहां पर भी आप देखेंगे कि निश्चय और व्यवहार का कैसे प्रयोग किया जा रहा है। अगर आत्माश्रित है तो वह निश्चय से स्तुति है, वास्तविक स्तुति है। शरीर के गुणों को बोल देना वो कोई स्तुति नहीं है, वो शरीर की स्तुति है, केवली की स्तुति नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से निश्चय और व्यवहार से हमें समझना होगा। आप में से कोई बताएगा निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? ये मेरा प्रश्न था, ये मुझे पूछना था। कोशिश कीजिए, बहुत सरल होगा। सर, व्यवहार में सम्यक दर्शन मतलब तत्वों के प्रति सही श्रद्धा, सही समझ। बहुत और सुंदर। निश्चय से सम्यक दर्शन मतलब सम्यक ज्ञान का होना, होने कारण के संपूर्ण छह उपशम से जब केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति होती है, तो वह निश्चय से सम्यक दर्शन हो गया। कुंद कुंद आचार्य तो इसमें डिबेट करेंगे। वो कहेंगे ये कैसे, ये तो कर्म का सम्यक दर्शन हुआ, आप तो कर्म को लेके आ गए बीच में। आपको लगता है कुंद चलिए कुंद सर। आचार्य इसको एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि आप थोड़े बहुत परिचय हुई है, शैली से परिचय हुई है कि तो माने उस निश्चय, ऑथर की क्या शैली है। सो निश्चय अच्छा, यानी मन से होना, मन से होना। यानी मन वचन और काया, मन मन में लाना, वचन और काया जब लेंगे सब प्रत्याकरण, तब वो नहीं नहीं व्यवहार हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं। मन वचन का है क्या इसका? मन वचन का है का कोई रोल नहीं है। चलिए, मुझे ज्यादा समय नहीं लगा के मैं जल्दी से इस थोड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर रखिए। आत्माश्रित वह निश्चय है और पराश्रित से व्यवहार है। हर जगह यही, इस पूरी समय सार में यही चीजों को लागू किया गया। अगर आप देखेंगे, आत्माश्रित वह निश्चय है, शरीराश्रित पराश्रित जो है वो सब व्यवहार है। कर्म क्या है? पर है। पराश्रित होने से वो व्यवहार है। आपने जो दर्शन मोनी का उपशम जय उपशम बोला, वो कर्म होने से व्यवहार हुआ। आत्माश्रित, अब बताइए आत्माश्रित होने से क्या है? आत्माश्रित माने पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की रुचि जो है, आत्मा का श्रद्धान जो है, वो वास्तव में निश्चय से सम्यक दर्शन है। व्यवहार से जो सात तत्वों का जो श्रद्धान है, देव पर, शास्त्र पर, गुरु पर जो श्रद्धान है, ये सब क्या है? ये सब व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब सभी को समझ में आया? यस अब सर। वहां मोक्ष मार्ग के प्रकरण में जब सम्यक दर्शन की चर्चा होती है, तो ये है वो सम्यक दर्शन। और तत्वार्थों का, अगर अब सुनो, अगर तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, तो तत्वार्थों का ज्ञान क्या होगा? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान। बहुत अच्छे। हम्म, अगर आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, हम्म। तो बताओ सम्यक ज्ञान क्या होगा निश्चय से? सो आत्मा का ज्ञान होना। आत्मा का ज्ञान होना। अब आप ये थोड़ा समझ में है सभी को? यस सर। आत्मश्रद्धान सम्यक दर्शन है, आत्मज्ञान सम्यक ज्ञान है निश्चय से। तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, तत्वार्थों का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। तो वहां जो मोक्ष मार्ग के प्रकरण में जो सम्यक ज्ञान की चर्चा आती है, वो तत्वार्थ के श्रद्धान से संबंधित है, वो दर्शन मोहनीय के उपशम शय उपशम से संबंधित है, वो देवशास्त्र रूप के श्रद्धान से संबंधित है। इसीलिए वहां वो पूरा कॉन्टेक्स्ट ही उसका अलग है। ये ख्याल में आया? यहाँ जो सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है ना, उसका ना तत्वार्थ श्रद्धान से कोई संबंध है, ना आत्म श्रद्धान से कोई संबंध है, ना दर्शन मोनी के शय शयोपशम से कोई संबंध है। उसका संबंध है सही ज्ञान से, कि आपको पदार्थ के संबंध में सही जानकारी हो रही है कि नहीं हो रही है। उस पदार्थ के संबंध में सही जानकारी, एक बॉटल को बॉटल जानना, ये सम्यक ज्ञान है, ये प्रमाण ज्ञान है। लेकिन इसका मोक्ष मार्ग से कोई संबंध नहीं है। अगर आप वहां मोक्ष मार्ग के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, तो बोतल का ज्ञान जो है वो मिथ्या ज्ञान है। आपको ये ख्याल में आ पा रहा है? इसको समझ पा रहे हैं? दोनों में अंतर ख्याल में आ पा रहा है? यस मोक्ष मार्ग के प्रकरण में आपको ये गेट है कि नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये तो अप्रयोजनभूत विषय है।
ठीक है, आपको तो बस इतना पता होना चाहिए, मैं आत्मा हूँ, बाकी सब मेरे से भिन्न है। बस आश्रवादी दुख के कारण है, संवराधिक सुख के कारण है, इस श्रद्धा ने उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। ठीक है। लेकिन जब आप लॉजिक की बात करते हैं और एपिस्टेमोलॉजी की इस ब्रांच की बात करते हैं, तो इसमें पदार्थ के संबंध में गेट का गेट रूप ज्ञान वो सम्यक ज्ञान है, कुर्सी का कुर्सी रूप से ज्ञान वो सम्यक ज्ञान है, टेबल को टेबल, चेयर को चेयर, है ना, लैपटॉप को लैपटॉप, बुक को बुक, ये सब क्या है, ये सब सम्यक ज्ञान है इस कॉन्टेक्स्ट में। तो अब दोनों के अर्थ समझ में आ गए कि दोनों का अर्थ जो है, सम्यक ज्ञान शब्द एक ही होने पर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग अर्थ किया जाता है। तो यहाँ पहला वाला अर्थ नहीं है, यहाँ दूसरा वाला अर्थ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह स्पष्ट करने योग्य है कि मोक्ष मार्ग में जो सम्यक ज्ञान पद का प्रयोग होता है, वह आंतरिक दृष्टिगत मिथ्यात्व के क्षय, उपशम या क्षयोपशम से प्रकट होने वाले सम्यक दर्शन पर निर्भर रहता है, क्योंकि जैसे ही सम्यक दर्शन होता है वैसे ही सम्यक ज्ञान होता है ना। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा तो देखो, अब मैं साथ में पढ़ा रहा हूँ रिसर्च, तो वो साथ में ही चलेगा। कौन सा वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, चलिए बताइए। हम्म, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये दो वेरिएबल्स हैं, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सम्यक दर्शन इंडिपेंडेंट है और सम्यक ज्ञान डिपेंडेंट है सम्यक दर्शन पे। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, तो सम्यक दर्शन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और जैसे ही सम्यक दर्शन का क्षय क्षयोपशम उपशम, इस क्षय क्षयोपशम उपशम इसको अपन मैन्युपुलेट समझ सकते हैं। तो जैसे इसका जिस प्रकार से ये होता है, वैसे ही इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, सम्यक ज्ञान पर पड़ता है। ठीक है, चलिए। सम्यक दर्शन के होने पर ज्ञान सम्यक होता है तथा वह मोक्ष का उपाय बनता है। किंतु प्रमाण मीमांसा के क्षेत्र में सम्यक ज्ञान का संबंध किससे है, निर्दोष व्यवहार से। वो निर्दोष व्यवहार होना चाहिए। इसीलिए अभी तो खैर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ इसीलिए मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान जो परोक्ष ज्ञान कहे गए हैं कि नहीं कहे गए हैं। हाँ, हाँ। कहाँ कहाँ कहे गए हैं, तत्वाद सूत्र में। सूत्र याद है। अ, मति सूत्र। मतीन्द्रियन वो ना। हाँ हाँ, मति श्रुत मन परोक्ष। परोक्ष। ये देखो, ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये आगे आने वाले हैं। ये प्रमाण की चर्चा वो तत्वार सूत्र से ही शुरू हुई है। हम्म, मति शुद्धाब्दि मन पर्याय केवलानी ज्ञानम। ज्ञानम ज्ञानम। फिर इसके बाद वाला सूत्र कौन सा है, मति तत्प्रमाणे। का परोक्ष। ये पांचों के पांचों ज्ञान प्रमाण है, इसके बाद वाला सूत्र चाहिए मुझे, आद्य हाँ, परोक्षम। के हाँ, आदि के जो दो ज्ञान है वे कैसे हैं, परोक्ष हैं। परोक्ष। आपको परोक्ष। पता है तत्वार सूत्र में, इवन नंदी आदि ग्रंथों में, आगमों में भी जिसको ये परोक्ष ज्ञान के अंतर्गत लिया है, सर न्याय तीन ज्ञान है ना शास्त्रों में। परोक्ष। नहीं कौन 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 से। मति श्रुत और अवधि तीनों ही तो परोक्ष हैं। नहीं नहीं, अवधि प्रत्यक्ष है। नहीं, चलिए, अच्छा हुआ इस बार आपके कोर्स में जी। एपिस्टेमोलॉजी है। चलिए रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, है ना। नहीं, अच्छा, अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान। चलिए, मन प्रेर, अच्छा। कोई बात नहीं, हाँ। एपिस्टेमोलॉजी में आप विशेष चर्चा पढ़ेंगे अच्छे से। तो मैं क्या करता, हाँ, आद्य परोक्षम, आदि की ये जो दो ज्ञान जिनको परोक्ष ज्ञान कहा, आपको पता है न्याय शास्त्रों में उसे भी प्रत्यक्ष माना है। उसे एक कैटेगरी दी, साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष। क्योंकि आप लोग न्याय समझो, न्याय का संबंध लोक व्यवहार से अधिक है, लोक व्यवहार की व्यवस्था से अधिक है। और वहां जो इंदु जी, अनम्यूट कर लीजिए ना, वो आवाज आ रही। हाँ, और जो मोक्ष मार्ग के प्रकरण में जो सम्यक ज्ञान है, वो तो जीव की आत्महित की यात्रा से है। तो उसका व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है, उसका लोक व्यवहार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसका लोक व्यवहार, प्रमाण में, न्याय में, इसमें लोक व्यवहार से लेना देना। इसीलिए धर्म में या आगम में जिसको परोक्ष भी कहा, उसको यहाँ न्याय के ग्रंथों में उसको भी एक अलग कैटेगरी बनाकर साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा। इसकी चर्चा हम
विशेष प्रमाण के भेदों में आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसका लोक व्यवहार से अधिक संबंध है, सही जानकारी से, निर्दोष व्यवहार से। संशय आदि से रहित ज्ञान के द्वारा निर्दोष व्यवहार होता है, और प्रमाण की प्रमाणता व्यवहार से है, प्रामाण्यम व्यवहारेण। चलिए, अगला एक कंट्रोवर्शियल वर्ड है, वो कंट्रोवर्सी जो दोनों में अंतर को डालती है, वो है अपूर्व। जो जानता है, जो जानने जानने वाला है, वह अपूर्व होता है, अपूर्व अर्थ को जानता है। अपूर्व अर्थ का मतलब क्या है? जिसको पूर्व में नहीं जाना, पहले नहीं जाना। ठीक है, तो इस संबंध में अलग अलग मतभेद है। ठीक है, देखिए, प्रमाण लक्षण में अपूर्व विशेषण को लेकर जैन दार्शनिकों में मतभेद है। दिगंबर दार्शनिक जहां प्रमाण को अपूर्व या अनधिगत अर्थ का ग्राहक मानते हैं, वहां श्वेतांबर दार्शनिक अनधिगत अर्थ के ग्राहक ज्ञान को भी प्रमाण स्वीकार करते हैं। क्या अर्थ हुआ? कि दिगंबर परंपरा में ज्ञान अपूर्व अर्थ को जानने वाला कहा गया, श्वेतांबर परंपरा में वह अपूर्व अर्थ को ही जाने, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो अपूर्व अर्थ के विरोधी कुछ शब्द थे, याद है? अपूर्व का विरोधी पूर्वापर। पूर्वापर नहीं, उस समय हमने बताए थे। एक तो पीसने से रिलेटेड था। हाँ, इष्ट पेशेंट। पिष्ट। हम्म, एक तो पिस, और एक एक वर्ड और था, पिस्ट पेशेंट तो सही है। जाने हुए पदार्थ को पुनः जानना और उसे ही जानते रहना, इसको क्या कहते हैं? ये टर्मिनोलॉजी सब टर्म्स का ही खेल है, आप लोग अपने मन से टर्म लिखेंगे नहीं चलेगा, मैं ये टर्म्स अर्थ। ढूंढूंगा। है, बहुत अच्छे, देखो पूजा ने बाजी मार ली। जोर से बोलो ताकि सब लोग सुन पाए। आप लोग को ग्रहित आवाज आई? ग्राह्य। हाँ, ग्रहित ग्राही। एक और रह गया, ग्रहित ग्राही, इष्ट पेशेंट। धारावाहिक ज्ञान। याद आया? हाँ। तो पिष्टपेषण, ग्रहितग्राही, धारावाहिक, है ना? तो उस धारावाहिक ज्ञान को उसमें प्रमाण माना गया है ना? ग्रहित ग्राही, ग्रहण किए हुए विषय, नाम से ही समझ में आता है, ग्रहित ग्राही, ग्रहण किए हुए विषय को पुनः ग्रहण करना, पुनः जानना। ठीक है, तो इस तरीके से वहां ग्रहित ग्राही ज्ञान को प्रमाण माना गया है श्वेतांबर परंपरा में। दिगंबर परंपरा में ग्रहित ग्राही ज्ञान को प्रमाण नहीं माना, अपूर्व अर्थ को जानने वाला होना चाहिए। हालांकि हालांकि अपूर्व क्या होता है, इसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई है। अपूर्व क्या होता है? तो परीक्षा मुख सूत्र में एक सूत्र आता है, अनिश्चितो अपूर्वार्थ। मिला आप लोगों को पेज नंबर 75 पर, ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर की लाइन। एक बार देखिए, पढ़ लेते हैं। अनधिगत विशेषण का सर्वप्रथम प्रयोग भट्ट अकलंक ने किया। ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? भट्ट अकलंक से, वह भी हेतु के रूप में। द्रष्टव्य लक्षण क्रमांक अनधिगत अर्थ अधिगम लक्षणत्वात्। संभवतः इसी के आधार पर माणिक्य नंदी ने परीक्षा मुख में अपूर्व विशेषण का प्रयोग करते हुए प्रमाण का लक्षण दिया है, स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। इसकी चर्चा कर चुके हैं अपन इस सूत्र की काफी। उसके अनुसार, उनके अनुसार, जिसका निश्चय नहीं हुआ है वह क्या है? वह अपूर्व है। अनिश्चितो अपूर्वार्थ, अनिश्चित, जिसका निश्चय नहीं हुआ, जिसका निर्णय नहीं हुआ, है ना, जिसका व्यवसायत्मक नहीं हुआ है ना, जिसको व्यवसायत्मक नहीं जाना, वो क्या है? वो अनिश्चित है। तो अनिश्चितो अपूर्वार्थ, है ना, जिस पदार्थ को नहीं जाना है, उस पदार्थ को जानना, उसके संबंध में जानकारी करना, वह क्या है?
वह अपूर्व है। ये हुआ अपूर्व का पहला अर्थ। एक दूसरा अर्थ और है, दृष्टोरपि समारोह पात्राद्रक। देखो नीचे यहाँ लिखा है, मुझे तो ये सब सूत्र याद है इसलिए मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, लेकिन आप नीचे फुटनोट में देखेंगे तो ये लिखा है दृष्टोपि समारोह पात्राद्रक। दृष्टो अपि, दृष्टो अपि माने देखे हुए पदार्थ के विषय में भी, समारोह, समारोह क्या होता है बताइए, मैंने समझाया है आपको। संशय विपर्य नित्यवशा। संशय विपर्य अनद्वसाय, बहुत अच्छे। दोनों तो मिलाकर सब। हाँ बहुत सुंदर। दृष्टो अपि, दृष्टो अपि माने देखे हुए, जाने हुए, ज्ञात हुए विषय में भी अगर समारोप हो जाए, संशय विपर्य अनध्यवसाय हो जाए, तो तादृक वह उसके समान हो जाता है। किसके समान हो जाता है? अपूर्व। अपूर्व। तो माने अपूर्व के दो अर्थ हो गए, जिसके बारे में निर्णय नहीं हुआ है, ऐसे अनिश्चित पदार्थ अपूर्व है। दूसरा, निर्णय निर्णीत किए हुए पदार्थ के संबंध में भी अगर कालांतर में संशय विपर्य अनध्यवसाय हो जाए तो भी क्या होता है? तो भी वह ताद्रिक होता है, उसके समान होता है, और उसे प्रमाण नहीं माना जाता। अब प्रैक्टिकल करो इसका, क्या समझ में आया आप लोगों को, बताओ इससे क्या समझ में आया आप लोगों को। ये बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बताओ क्या समझ में आया। इसका मतलब ये मैं हुआ। बताऊं मैं बोलिए, बताऊं बोलिए। हाँ हाँ, इसमें अ, पहले तो ये है कि इस दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा की बात है। वहां पर अपूर्व लिया गया और यहाँ पर अपूर्व को भी अपूर्व जो है, मतलब ज्ञान अपूर्व अर्थ को जानने वाला ही ज्ञान है, ऐसा दिगंबर कहते हैं। जबकि श्वेतांबर कहते हैं कि नहीं, जो अपूर्व नहीं है उसको भी ये हम नहीं, ये नहीं बताइए श्वेतांबर दिगंबर क्या कहते हैं, मैं ये अच्छा नहीं कह ठीक है। रहा। अच्छा, तो इसका जो आपने अपूर्व का जो दो अर्थ बताया है, यहाँ हम्म। पर इस अर्थ को लेने से इसका अर्थ ये होता है कि जिसको पहले जो पहले निश्चित नहीं, मतलब जिसका हमने निर्णय नहीं किया हो, आप प्रश्न जाना गया सुनिए, हो। प्रश्न सुनिए, प्रश्न मेरा ओके। ये है, ये सब आपको समझ में आ गया, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में अभी आ गया। ठीक है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी जो आपको समझ में आया है उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है? इससे क्या आप प्रैक्टिकल अप्लाई कर पा रहे हैं, क्या समझ में आया आपको? अब प्रैक्टिकल तो यही कि जो पहले अगर कुछ कर भी लिया गया हो, मान लो, लेकिन अगर उसके बारे में निर्णय नहीं किया गया, निर्णय नहीं आया है, निश्चित नहीं आया है, तो उसको दोबारा किया जा सकता है। उसको दोबारा अगर किया गया तो वह प्रमाण कहा जाएगा। थोड़ा ये नजदीक एक तो आया आप। प्रैक्टिकल बनता है। और दूसरा ये है कि अगर पहले कर भी लिया गया हो लेकिन वो दोष रहित ना हो, उसमें दोष हो, और उसको हम लोग अगर फिर से करते हैं तो वो भी अपूर्व कहा जाएगा। यानी कि जो जिस भी विषय पर पहले बात हो चुकी होगी लेकिन दोष सहित होगा, तो उसको दोष रहित करने के लिए हम अनुसंधान फिर भी कर सकते हैं, हम रिसर्च कर सकते हैं। प्रैक्टिकल ये है। ठीक। देखिए, ज्ञात हुए पदार्थ के संदर्भ में अगर संशय विपर्य अनध्यवसाय हो, जब हम्म हम आपसे आपके पुराने सेमेस्टर्स के विषय में पूछते हैं तो आप लोगों को क्या होता है? कभी संशय होने लग जाता है, कभी विपर्य होने लगता है कि आधे अवधि, टाइम भूल जाते हैं, कि अवधि ज्ञान जो है वो प्रमाद हो परोक्ष है जाए। कि प्रत्यक्ष है। क्यों इंदु जी? होता है विपर्य हुआ, कभी संशय होता है, कभी विपर्य होता है, कभी अनंत बचा है। अगर हम आपको दोबारा से तत्वार सूत्र पढ़ाएं तो सबसे पहले हम लोगों का क्या परसेप्शन होता है? नहीं नहीं नहीं, हमने पढ़ लिया है, ये हमें आता है, ये हमने उस सेमेस्टर में पढ़ लिया है। लेकिन यहाँ आचार्य हमें कुछ समझाना चाह रहे हैं। अगर हमने किसी विषय के बारे में पहले पढ़ा हो और अगर हमें उसके संदर्भ में संशय विपर्य अनध्यवसाय हो रहा हो, तो वो पढ़ा हुआ भी नहीं पढ़े जैसा ही है, और नहीं पढ़े जैसा होने पर आपका ज्ञान प्रमाण नहीं है। आपको ख्याल में आ रहा है? आपको प्रामाणिक बनना हो, अगर जैन दर्शन के प्रामाणिक वक्ता बनना हो, जैन दर्शन के प्रामाणिक विद्वान बनना हो, विदुषी बनना हो, तो आपको ये संशय विपर्य अनध्यवसाय नहीं चलेगा। शायद ऐसा कुछ है, शायद, नहीं नहीं नहीं, वो अपूर्व है, वो प्रमाण ये नहीं है।
अगर उसको प्रमाण की कैटेगरी में नहीं गिन रहे हैं तो इसका मतलब आपका ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान नहीं है, आप ऑथेंटिक नहीं है। ख्याल में आ रहा है? इसीलिए ऐसा दंभ नहीं भरना चाहिए हम किसी को भी। ये तो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बता रहा हूँ, हमने पढ़ लिया है, हमें आता है, हमने कर लिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या है ना, शैक्षणिक ज्ञान वाले हैं। अगर हम देखो, इस पे शंका नहीं है कि आप लोगों ने उस सेमेस्टर में अच्छे से नहीं पढ़ा, आपने अच्छे से पढ़ा, आपने निर्णय भी किया होगा, आपने समझा भी होगा। लेकिन हमारे ज्ञान का स्वरूप ऐसा है कि निर्णय किए हुए पदार्थ में भी कालांतर में अगर उसका रिवीजन ना हो, अगर उसको स्मृति के माध्यम से बारंबार रिवाइज ना किया जाए, तो उसमें भी संशय विपर्य अनध्यवसाय हो जाते हैं। और संशय विपर्य अनध्यवसाय होने से वो ज्ञान पे प्रमाण नहीं रहता। तो ये नई बात समझ में आई आप लोगों को, ये जो हम लोगों को समझने योग्य है। ठीक है, इसीलिए हमेशा आगे ध्यान, ये ज्ञान का सर स्वरूप हमने है। हाँ सॉरी हाँ हाँ सॉरी बोलिए। सर सर आप बोलिए। नहीं नहीं, हो गया मेरा, समय भी अरे हो गया बोलिए। अपना। सर हमने जो सीखा वो प्रमाण नहीं रहा, या हमें आपने जो बताया या जो बताया गया वो प्रमाण नहीं रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए इसको समझिए। जैसे मैंने पहले ये निर्णय किया कि ये मोबाइल है, ठीक है, तो मोबाइल का मोबाइल रूप ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। लेकिन कुछ समय बाद मैं भूल गया कि ये मोबाइल है, ये तो खैर बहुत जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं भूल गया कि ये मोबाइल है, और मैं इसको लैपटॉप समझ लिया। तो उस समय का ज्ञान तो प्रमाण ज्ञान था, परंतु अब जो मुझे इस पदार्थ के संबंध में ज्ञान हुआ है, अब वो प्रमाण ज्ञान नहीं है। अब ये प्रमाणाभास है, क्योंकि इसमें संशय हुआ है। संशय नहीं हुआ तो विपर्य हुआ है। तो उस समय का ज्ञान तो प्रमाण है, जिस समय आपने निर्णय किया, जिस समय पदार्थ का निर्णय हुआ और सही रूप से निर्णय जो हुआ, उस समय का ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। ठीक है, फिर कालांतर में उसी पदार्थ के संबंध में अगर संशय विपर्य अनध्यवसाय हो, तो फिर वो प्रमाण नहीं रहता। तो समारोप होने के कारण वो प्रमाणाभास है। लेकिन सर समारोह भी क्यों होगा? स्मृति दोष भी तो हो सकता है। मतलब हमारी स्मृति में नहीं है वो चीज, तो समारोह क्यों बोलेंगे उसको? देखिए, स्मृति में ये है नहीं ना, है। उसमें संशय है ना, स्मृति संशय नहीं नहीं है, होने हम से ही तो भूल रहे हैं संशय वो है ना। चीज। मतलब भूल जाते हैं, वो ये बात है ना। मतलब हम मान तो नहीं संशय रहे, उस होगा। चीज को मान रहे हैं ना कि सच है ये। ठीक है, बट बराबर है। लेकिन जब हम उस पदार्थ के निर्णय करने के उन्मुख हुए, उस समय का क्या? जैसे स्मृति में हमें अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब हम निर्णय करने की कुछ तो कहा था, क्या कहा था, ये क्या होता है, अब बच्चों से पूछते होगे नहीं, ना अभी कभी अभी कभी मेरा आप ही लोग। उदाहरण है ना, मेरा उदाहरण है ना सीधा सा, वही दीजिए ना अवधि वाला, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। लेकिन सर फिर प्रत्यय इस विज्ञान भी तो प्रश्न के होता है उत्तर ना। में हाँ, ये तो वही है जो हमने सीखा था, नहीं, ऐसे लेकिन प्रत्यय हाँ भी संशय होते हैं। संशय है ना, संशय रहा ना। मुझे मन में जब निर्णय की स्थिति आई तो मैंने क्या कहा, ये अवधि, ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं, परोक्ष ही होना चाहिए। तो ये तो निर्णय ले लिया ना, तो संशय के आधार पर निर्णय हुआ ना, तो दोष तो हो गया वैसे ही, चाहे स्मृति के कारण ही है। चलिए, मैं ऐसा स्मृति से। सोचती हूँ, सर हाँ बताए। ठीक है, सही बोला आपने। प्लस इसी में ऐड ऑन करूंगा कि प्लस जब आप पदार्थ को जानने के सन्मुख हुए, तब उस समय की क्या स्थिति है? तो पदार्थ का निर्णय तो नहीं है ना, भले ही स्मृति दोष के आधार से हो, निर्णय तो नहीं रहा ना। तो निर्णय ना होने से वो प्रमाण ज्ञान कैसे कहा? उस संदर्भ में प्रमाण ज्ञान नहीं है ना। ऑब्वियस सी बात है ना, जिस पदार्थ को आपकी जानकारी नहीं हो रही है, उस संबंध में आपका ज्ञान प्रमाण ज्ञान कैसे होगा? मुझे यही नहीं पता कि ये मोबाइल है कि लैपटॉप है, और मैं इसके बारे में 5 पेज लिख दूं, वो ज्ञान प्रमाण होगा? तो कैसे होगा? वो तो नहीं होगा ना। तो जब बात इतनी सी है कि जब पदार्थ के संबंध में जानने के उन्मुख हुए और पदार्थ की जानकारी नहीं है, तो अज्ञान रूप जो है, तो अज्ञान रूप होने से वह प्रमाण ज्ञान नहीं कहलाएगा। अज्ञान है तो अज्ञान माने या तो आपको विपर्य होगा, या संशय होगा, या अनध्यवसाय होगा, किसी भी रूप से होगा, लेकिन उस संबंध में आपका ज्ञान प्रमाण नहीं कहलाएगा। अज्ञान है, ठीक है, लेकिन प्रमाण ज्ञान नहीं है, वो प्रमाणाभास भी नहीं है उस समय, लेकिन अज्ञान रूप तो है ना, ज्ञान भी तो नहीं है। जी। अच्छा अच्छा प्रश्न था, गहराई वाला प्रश्न था ये तो। कृतज्ञ सर। चलिए, समय हो गया है ना? अभी की कक्षा को अपन यहीं पर विराम देते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। थैंक यू सर, जय जय